नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ नागपुर से वरिष्ठ पत्रकार, डेयर डेविल पत्रकार विवेक देशपांडे जुड़े हैं, जो सीधी बात करते हैं, बेबाक बात करते हैं। और विवेक जी का मैं सीधू ने सच में स्वागत करता हूं। और आज मसला भी ऐसा है कि राष्ट्रीय महत्व का मसला है। हम तो ये मानते थे कि आजकल देश का हेडक्वार्टर नागपुर हो गया है, मगर अब पिछले दिनों जिस प्रकार से आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने मोदी जी का चालीसा करना शुरू कर दिया है, संघ की शताब्दी के वक्त में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था के अधिपति वो अपने बच्चे के लिए ये कहते हैं कि मोदी जी जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। मेरे ख्याल से इसमें भी वो कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट बुश ने कहा मनमोहन सिंह के बारे में, या तो बराक ओबामा ने कहा मनमोहन सिंह के बारे में कि वो जब बात करते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। तो ये मेरे ख्याल से इनका मौलिक विचार भी नहीं है। और मोदी जी ऐसी क्या बात कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते थे जब अमेरिकी बड़े खां साहब के साथ, तो कह रहे थे मराठी में आई होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उतना ज्ञान कितना है वो तो खुला ही हो जाता है। अब विवेक जी से हम जानना चाहेंगे कि राम मंदिर में ध्वजारोहण के लिए, या तो उसके पहले जो कार्यक्रम हुआ जनवरी में, उसके लिए ये जनाब उनको निमंत्रित किया, एंड ही ऑल्सो रेन, यानी हम लोग अंग्रेजी में जिस प्रकार से कहते हैं कि वो महत्व के व्यक्ति नहीं थे, महत्व की एक ही व्यक्ति है और वो नरेंद्र मोदी है। उनके पीछे पीछे चलने वाले संघ के सरसंघ चालक वो मोहन भागवत, ऐसी क्या मजबूरी है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कभी अटल जी सुदर्शन जी को कहा करते थे कि अरे आपने मुझे बुला लिया होता, क्योंकि विवेक जी मुझसे सहमत होंगे कि संघ में स्वयं सेवक भले ही प्रधानमंत्री बने, मगर सरसंघ चालक का होता तो सरसंघ चालक का होता रहता है। और जब सुदर्शन जी संघ के सरसंघ चालक अटल जी के घर पर गए थे तो अटल जी दरवाजे पर उनको रिसीव करने के लिए खड़े थे। ये एक घटना, हालांकि दोनों के बीच में टकराव भी था, और इन दोनों के बीच में भी आर्टिफिशियल टकराव भी हमने देखा। उन्होंने तीन बौद्धिकों में, मेरे ख्याल से 2 बार नागपुर में और 1 बार झारखंड में, ये देवता बनने के लिए निकले हैं, ऐसी सब बातें उन्होंने करी थी। तो ये जो उन्होंने करा है वो मेरे ख्याल से वो जहर के घूंट फिर खुद पी रहे हैं। ऐसा कुछ कोई मजबूरी है क्या? विवेक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में स्थिति क्या है संघ और भाजपा के बीच के रिश्ते के बारे में। कभी कभी संघ ये कहता था कि हम तय करेंगे भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा। आजकल तो मेरे ख्याल से मोदी के ही बल्ले बल्ले हैं। जी 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 एक्चुअली ये जो टर्न अराउंड है वो दिख रहा है। मतलब हमने पिछले साल ही देखा है, पिछले साल क्या, इस साल के शुरू में ही, अभी इस साल आखिर तक हम आ गए, इस साल के शुरू में ही 2-3 बार जो जिस तरह के टॉन्ट्स सरसंघ चालक ने लगाए थे मोदी जी के लिए, अहंकार की बात की थी। जो अहंकारी होता है वो सेवक नहीं होता, या फिर जो सेवक होता है वो अहंकार नहीं होता। कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं, अपने आप को भगवान समझने लगते हैं, अगर इस तरह की उन्होंने बातें की तो वो सभी को समझ में आया कि वो बात हो रही है नरेंद्र मोदी के लिए। और संघ और भाजपा के बीच में, संघ और भाजपा के बीच में नहीं कहना चाहिए वो, मैं बार-बार कहता हूँ कि संघ और भाजपा के बीच में वो टकराव नहीं था, वो टकराव था नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी और संघ के बीच में। संघ कभी ये नहीं चाहेगा कि भाई भाजपा से वो अलग हो जाए, या फिर भाजपा उससे अलग हो जाए, या फिर वो भाजपा को कभी मदद न करे, ये कभी संघ नहीं चाहेगा। भाजपा की जननी ही संघ है, मातृ संस्था संघ है, और भाजपा का जन्म ही संघ से हुआ है।
और सारे जो विशिष्ट पदाधिकारी होते हैं संघ भाजपा के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वगैरह जैसे पदों पर बैठे हुए वो सारे संघ के लोग होते हैं और कहीं न कहीं संघ बराबर भाजपा को नियंत्रित करते रहता है। जिस व्यवस्था को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद जिस व्यवस्था को ढीला करने की कोशिश की, जिस व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की और फिर वो यहाँ तक आ पहुँचे थे कि भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी ने ये कह दिया कि अभी हमको संघ की ज़रूरत नहीं है, अभी हम अपने पैरों पर खड़े हैं और हम अपना काम खुद सँभाल सकते हैं। इस तरह की बात भी कहने तक बात चली गई थी और उसके बाद ही फिर वो अ, भागवत जी ने नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह की बातें की वो हमने सुनी। तो ये जो एक टकराव 2014 से चालू हो गया था, हालाँकि साथ-साथ ये भी हो रहा था कि संघ का पूरा एजेंडा नरेंद्र मोदी इम्प्लीमेंट कर रहे थे और वो एक उनका हथियार था कि भई आपका एजेंडा तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको अभी क्या लेना-देना है? हम जो कर रहे हैं वो आप दूर रहिए और हमको हमारा काम करने दीजिए। आपका जो भी आपको जो क्या चाहिए बताइए? आपको 370 चाहिए, वो हम दे देंगे, आपको यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड चाहिए, वो हम दे देंगे, आपको हाउस लॉटर के खिलाफ कुछ चाहिए, वो हम दे देंगे। ये सारा कुछ आपका जो शिक्षण व्यवस्था में बदलाव चाहिए, करिकुलम में बदलाव चाहिए, सारा कुछ आप जैसा चाहेंगे हम कर देंगे। लेकिन आपकी नहीं चलेगी सत्ता, असली सत्ताधिकारी हम हैं। ये जो बताने की, जताने की कोशिश नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की तरफ से हमेशा होती रही। उसके खिलाफ एक बात भागवत जी करने लग गए थे और 2024 के चुनाव में जिस तरह से संघ ने ये दिखा दिया कि वो कितना महत्व रखता है भाजपा की जीत या हार में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और वो सिमट गए 240-42 पर। ये जब हुआ, तब समझ में आया नरेंद्र मोदी जी को कि भई देखिए ऐसा है कि कुछ भी हो जाए तो ये जो है संघ जो है, बिना संघ के भाजपा चुनाव में पूरी तरह से पूर्ण बहुमत नहीं ला सकती। और फिर उसके बाद हरियाणा में संघ ने पार्टिसिपेट किया, महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट किया और अभी बिहार में भी। तो जिस तरह से संघ ने ये दिखा दिया कि भई हम जब पार्टिसिपेट करते हैं, आपके साथ हाथ बटाते हैं चुनाव में, तभी आपकी पूर्ण जीत होती है, वरना हमारे बगैर आपकी अधूरी जीत होगी। ये भाजपा ने पूरी तरह से संघ ने पूरी तरह से भाजपा को समझा दिया है, नरेंद्र मोदी को समझा दिया है। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी जो है, वो अ ये समझने के बाद उनको ये महसूस होने लगा कि अभी संघ के पक्ष में कुछ बात करनी उनको ज़रूरी है। मतलब सिर्फ संघ से दूरी बनाने का जो उनका प्रयत्न चल रहा था, संघ के पास जाना इतने से काफ़ी काफ़ी नहीं होगा, संघ के पक्ष में हमें कुछ बोलना होगा। ये इस स्थिति में जब दोनों पहुँच गए थे कि भाजपा को जब ये समझ में आ गया चुनाव के बाद, उत्तर प्रदेश का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, उसके बाद जब भाजपा को ये पता चल गया कि हम बिना संघ के मदद के पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते और हरियाणा, महाराष्ट्र के उदाहरण ने भी सिद्ध कर दिया कि जब संघ पूरी तरह से, पूरे दिल से उनके साथ में काम करता है, तभी जाकर भाजपा को पूर्ण यश मिलता है। ये जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को समझ में आ गया, उसके बाद से फिर वार्मिंग अप शुरू हुआ बीजेपी की तरफ से संघ के प्रति कि फिर संघ के कार्यक्रम में इतने साल नरेंद्र मोदी नागपुर 3-4 बार आ जाने के बाद भी वो संघ के हेडक्वार्टर में कभी नहीं गए। पहली बार उसके बाद वो संघ के हेडक्वार्टर में भी गए और फिर संघ के कार्यक्रमों में भी उन्होंने हिस्सा लिया और संघ भी उनके साथ नरेंद्र मोदी के साथ मोहन भागवत भी दिखे। तो ये सारा जो बाद में बदलाव आया वो एक तरह से एक अपना लेसन बीजेपी को मिला आरएसएस की तरफ से कि भाई आरएसएस के बगैर हम कुछ नहीं है। ये जब समझ में आया उसके बाद से फिर नरेंद्र मोदी संघ के प्रति थोड़े नरम हुए। अब
और वो संघ की तारीफ भी करने लगे। तो तब तक तो समझ में आता था, लेकिन अब आप जो कह रहे हैं कि क्या उल्टी गंगा बहने लगी है, क्या संघ और मोहन भागवत जो है वो अब नरेंद्र मोदी जी की जो तारीफ कर रहे हैं उसके पीछे क्या राज है? तो ऐसा है कि देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि संघ जो है अभी नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी 2029 के बाद भी सत्ता पर बने रहे। इसके ये जो संघ का जो एक विचार है, उसमें कोई बदलाव आया है ऐसा मुझे नहीं लगता। ये तो केवल ऐसा है कि वो संघ के लिए अच्छी बात कह रहे हैं, तो ये सिर्फ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये सिर्फ रेसिप्रोकेशन की बात चल रही है। और संघ नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी ये मान के चले कि 2029 तक ही संघ उनके साथ है और 2029 के बाद संघ बदलाव लाएगा। ये नरेंद्र मोदी समझे, इस बात को नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, इस बात को लेकर आगे बढ़े, ऐसा संघ नहीं चाहता। संघ ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी इसी मुगालते में रहे कि अभी संघ जो पूरी तरह से उनके साथ में है, फिर वो 2029 में जो कुछ बदलाव लाने का जो संघ का मन है वो बदल गया है, इस मुगालते में नरेंद्र मोदी रहे। ये इसलिए ये थोड़ी सी खुशामद जिसको कहते हैं नरेंद्र मोदी की, उनको उस बहकावे में रखने की कि संघ अभी पूरी तरह से उनके साथ है और 2029 के बाद भी संघ उनके साथ रहेगा, इस तरह का कुछ एक सीन क्रिएट करने की ये कोशिश है, ऐसा मुझे लगता है। 2029 में इसके बावजूद, मतलब ये जो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हो रही है उसके बावजूद संघ 2029 में बदलाव चाहेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं चाहेगा जिससे संघ को या फिर संघ परिवार को कोई नुकसान हो। जाते-जाते 2029 से पहले कहीं नरेंद्र मोदी ऐसा कोई नुकसान न कर दे संघ परिवार का, जिससे 2029 के बाद की जो संघ की उसका जो जर्नी है, उसमें कहीं अड़ंगा आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो 2029 तक ये संबंध मधुर अ, दिखने की कोशिश, मधुर दिखाने की कोशिश संघ की तरफ से इस तारीफ के पीछे है, ऐसा मुझे लगता है, ताकि 2029 तक स्मूथ संबंध बने रहे और 2029 में फिर एक तरह से बदलाव, सडन ऑल ऑफ अ सडन कुछ कू जैसा होता है इंटरनली, उस तरह से एक बदलाव संघ ला सके जिसमें वो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को रिप्लेस करे। तो ये केवल एक बाइंग पीस, बाइंग टाइम और लुकिंग नाइस नरेंद्र मोदी के लिए एक थोड़ा-सा एक पॉजिटिव जेस्चर की तरह, ताकि वो नाराज न रहे संघ के साथ में और वो 2029 तक मधुर संबंध संघ के साथ में बनाए रखे और फिर बदलाव के लिए जब स्थिति आ जाएगी उस समय वो बदलाव भी वो कर ले। इस तरह का कुछ मुझे ये संघ का मानस लग रहा है। अदरवाइज ये नहीं होगा कि अभी आने वाले समय में भी जितना समय चाहे उतना समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। 2029 हो चाहे 2034 हो, जब वो ओलंपिक्स भारत में लेना चाहते हैं और उस समय वो प्रधानमंत्री बने रहना चाहेंगे उस समय तक, कम से कम ये जो उनकी मंशा है नरेंद्र मोदी की, ये संघ की तरफ से इसको सपोर्ट मिलेगा और संघ इसके लिए नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े रहेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। ये केवल एक दिखावा है रेसिप्रोकेशन का, ताकि संबंधों में कुछ खटास 2029 तक न पड़े, जिससे संघ परिवार का ओवरऑल कोई नुकसान न हो और उसी मजबूत स्थिति में संघ परिवार 2029 के चुनाव में सामने जाए, जिस मजबूत स्थिति में आज वो है, वरना अंदर के झगड़ों से वीक होके 2029 में जो वो चाहता है संघ, वो भी ना हो। तो ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि संघ की तरफ से नरेंद्र मोदी के प्रति एक पॉजिटिव जेस्चर की तहत हम इस मोहन भागवत के नरेंद्र मोदी की जो तारीफ है उसको देखें, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात करी, यानी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट जैसा इनका जो है, ऐसा लगता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्टर भागवत के जन्मदिन पर न केवल उनको शुभेच्छाएं प्रेषित की, बल्कि उनके बारे में आर्टिकल्स लिखे
सभी भाषाओं में वो आर्टिकल छपे, उन्होंने उनकी हो सके उतनी चापलूसी कहे तो चापलूसी कर ली। और मेरे ख्याल से थोड़ा रेसिप्रोकल, आपने जो कहा, आप चूंकि संघ के इंटरनल सोर्सेस से भी आपके पास जानकारी आती है, इसलिए आपने जो कहा उसमें हमें दम लगता है। मगर अब मुझे दूसरा एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव या तो उसका सिलेक्शन, वो उसमें क्या होगा, क्योंकि वो काफी लंबे अरसे से वो तो पेंडिंग ही है। नड्डा की तो 2 टर्म खत्म हो गई। जी जी, ये बहुत ये सबके मन में सवाल है कि अभी बिहार चुनाव तक वो शायद नहीं होगा, इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। अब बिहार चुनाव भी हो गया, तो अब अध्यक्ष पद का जो चुनाव है, वो कब होने जा रहा है? ये सवाल सबके मन में है और अब उसको कितना आगे टाला जाएगा, ये भी एक सवाल है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तभी वो एक-दूसरे के प्रति इतना वार्मिंग अप जो दिख रहा है, कहीं न कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और नाम भी शायद शॉर्टलिस्ट हो गया हो। सिर्फ़ उसकी चर्चा अभी हाल-फिलहाल में नहीं करनी है, सही वक़्त आने पर उसको उजागर किया जाएगा। इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी मुझे लगती है और उसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि संघ जब तक उस नाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक नरेंद्र मोदी उसको, उस व्यक्ति को भाजपा का अध्यक्ष करके मनोनीत नहीं करेंगे। इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं और ऐसा ही नाम शायद फाइनलाइज़ किया गया हो, जो संघ जिसको संघ की तरफ से जिसका अनुमोदन हो, ऐसा ही नाम फाइनल किया गया हो, ऐसा मुझे लगता है। तो वो क्या है, वो समय आने पर हमको पता चलेगा, लेकिन अभी इस विषय पर बीजेपी के अंदर ऑलरेडी कुछ चर्चा शुरू हो गई होगी कि ये अध्यक्ष पद का अभी क्या करना है। अब मीडिया में अभी तक तो इस विषय को किसी ने छेड़ा नहीं है कि बिहार का चुनाव तो हो चुका। अब बीजेपी के नए अध्यक्ष के बारे में पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, तो ये इसके बारे में भी मीडिया में कोई चर्चा नहीं है और मीडिया थोड़ा-सा आजकल संघ और भाजपा के प्रति हैंड्स ऑफ वाला अप्रोच मीडिया का है कि जानबूझकर वो छेड़ते नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं डर भी है कि कुछ उसका रिएक्शन ना आ जाए। तो हमको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अभी दिसंबर महीना खत्म होने तक अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं है। ये साल खत्म होने से पहले या फिर अगले साल के शुरू में, कम से कम आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वो फिर एक बार नड्डा जी के नेतृत्व में लड़े जाएँगे, ऐसा नहीं होगा पक्का। तो जब बंगाल में चुनाव का समय आएगा, मुझे लगता है कुछ अप्रैल में वगैरह वो चुनाव होने जा रहे हैं, तो उससे पहले अध्यक्ष पद, नया अध्यक्ष बीजेपी का चुना जाना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाज़ है और वो अध्यक्ष वही होगा जिसको संघ ने अनुमोदित किया हो। केवल भाजपा, केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं, उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जी। जी, देशपांडे जी, एक अंतिम सवाल। कुछ मुख्यमंत्रियों को बदलने की यानी कुछ उसकी सुगबुहाट लग रही है, उसमें कितना तथ्य है? जी, इसके बारे में कुछ मुझे बहुत जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र का जहाँ तक सवाल है, देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं 2029 तक महाराष्ट्र में ही रहूँगा। हालाँकि लोग उसको इशारा समझ रहे हैं एकनाथ शिंदे के लिए कि भई देखो, आप कितना भी चाहते हो कि आप फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 2029 तक तो मैं ही बना रहूँगा। ऐसा एक इशारा एकनाथ शिंदे के लिए है, ऐसा बहुत लोग मान रहे हैं। मैं जी, ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ये इशारा एकनाथ शिंदे को एक तरह से है, लेकिन उसकी कॉरोलरी ऐसी है कि 2029 के बाद मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये समझना हम्म, बहुत ज़रूरी है कि मैं अच्छा, 2029 तक महाराष्ट्र में हूँ का मतलब ये है कि 2029 में मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टि से संघ का अगला प्रधानमंत्री का जो विचार है, वो आके रुकता है देवेंद्र फडणवीस के पास, इसलिए कि वो यंग है,
वो अच्छे प्रेजेंटेबल है, कॉम्पिटेंट है, और वो पिछले 5 साल में हिंदुत्व की धुरा भी बहुत अच्छे से संभाले हुए है, और वो कड़वे हिंदुत्ववादी भी हो सकते हैं, वो उन्होंने दिखा दिया है। तो जी जो जो कुछ भी एक प्रधानमंत्री के तौर पर किसी एक व्यक्ति में केंद्रित सारे जो गुण होने चाहिए, ऐसा संघ को लगता है, वो सारे एक देवेंद्र फडणवीस में है, ऐसा उनको लगता है। इसलिए 2029 के बाद मेरा ऐसा अंदाज है कि संघ जो है वो देवेंद्र फडणवीस को ही प्रधानमंत्री के तौर पे आगे करेगा। इससे पहले जब उन्होंने नितिन गडकरी को इस पद पर बिठाना चाहा, तो बीजेपी के अंदर से ही राजनीति हुई थी, और नितिन गडकरी को बनने नहीं दिया गया था। बीजेपी के अंदर के इंटरनल पॉलिटिक्स ने भी ही ऐसा किया था। अब की बार संघ ये नहीं होने देगा। मुझे लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी के साथ में जो प्रेम का व्यवहार अभी दिख रहा है, वो इसीलिए है कि 2013 में जो एक टकराव की स्थिति बनी थी, उस तरह की स्थिति 2029 में न बने, और संघ जो चाहता है, जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और जो बदलाव चाहता है, वो बदलाव वो किसी भी टकराव की स्थिति में नहीं कर पाएगा, ये संघ को पता है। इसलिए वो 2029 तक नरेंद्र मोदी जी के साथ में प्रेम का रिश्ता बनाए रखेंगे, और 2029 में जो चाहे वो जो बदलाव वो चाहते हैं, उस बदलाव को वो स्मूथ तरीके से बिना किसी अपोजिशन के वो लाना चाहेंगे। तो ये जहाँ तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सवाल है, मुझे लगता है कि ये स्थिति है। अब बाकी कहाँ के मुख्यमंत्री वो बदलना चाहते हैं, जो उनको लगता है वही तो मुख्यमंत्री उन्होंने वहां पर बिठाया है। राजस्थान में हमने देखा एक नए व्यक्ति को बिठा दिया है। मध्य प्रदेश में किसी एनोनिमस वर्चुअल एनोनिमस थे, वो ऐसे एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है। गुजरात में और भी कहाँ ऐसा के ही हुआ। मुख्य जी, तो और हाँ उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री वो बदल नहीं सकते, उतनी ताकत नहीं है उनकी। भले ही वो चाहते होंगे कि वो वहां पर बदले, लेकिन जी योगी जी को बदले, इतनी तो उनकी हिम्मत नहीं है। तो जी मुझे नहीं लगता कि, और गुजरात के भी मुख्यमंत्री उनको जो चाहिए वो है, तो कहाँ के मुख्यमंत्री बदलेंगे और क्यों सही बदलेंगे, ये एक सवाल है। तो जी बिहार में तो नए नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। मुझे जी लगता है कि ऐसा कोई होगा मुख्यमंत्री बदलने का कोई इरादा। अभी ऐसा फिलहाल तो लगता नहीं, इसकी कहीं चर्चा होगी तो मुझे पता नहीं। लेकिन कोई कारण नहीं है कि इस तरह का एकदम सडनली कुछ चेंज वो लाए किसी स्टेट में। जी। आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने काफी कुछ इनसाइड स्टोरी बताई। एक तो पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी के और मोहन जी भागवत के जो अभी अभी जो मधुर संबंध हो रहे हैं, वो 2029 तक अच्छे माहौल को बनाए रखने के लिए है। गडकरी को जिस प्रकार से चेकमेट किया था, उसको इसी प्रकार देवेंद्र फडणवीस को आगे कर रहा है संघ, यदि तो उसको परेशान न करे और संघ का जो चॉइस है उसको स्वीकृत हो, यानी प्रधानमंत्री पद के लिए। इसके ये बात भी आपने कही। और तीसरी बात, जो अध्यक्ष बनना है वो भी संघ की सहमति से होगा। यानी आपने आज हमारे साथ जुड़कर बहुत महत्वपूर्ण और एक बात खबरें और विश्लेषण और दिया। एक बात जी जी और एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं भूल गया वो कहने के लिए। ऐसा है कि जो मोहन भागवत जी ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, तो उसके एग्जैक्टली उल्टा उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि जब उन्होंने ये बोला था कि भाई दुनिया में कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है, वो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने हमें दिख गया है। ऐसा उन्होंने जी जब कहा, उसका अर्थ ये स्पष्ट था कि ऐसे कई देश है जो हमारे साथ नहीं है, है ना? ऐसा ऐसा उसका अर्थ था। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात दुनिया सुनती है, तो फिर कुछ दिनों पहले आपने ये जो कहा था, उसका अर्थ हम क्या लें? तो ये सच्चाई नहीं है, ये मन से नहीं कह रहे वो। आज की जो बात उन्होंने कही है, वो मन से नहीं कही है। उसके स्ट्रेटेजी के हिसाब से एग्जैक्टली है। विपरीत, उसको काट देने वाली बात उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कही थी। तो ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये एक तरह से एक नाटक है। ये इसमें ऑनेस्टी कम है, और इसमें एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स मुझे ज़्यादा दिख रहा है। जी। जी
जी। और दूसरी बात, आजकल मोदी को मेरे ख्याल से अमेरिका से जो डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं उसमें मोदी को संघ के समर्थन की आवश्यकता भी ज्यादा है। जी आज जी जी आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत सारी इनसाइड स्टोरी भी बताई। आपका विश्लेषण बहुत अच्छा रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। हम और हमारे दर्शकों को भी ये भाएगा ऐसा हमें लग रहा है, और आपने तथ्यों के आधार पर ये बातें करी है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।